हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे ग्राफ के साथ में, और ये जानेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन आया क्यों, और इसके प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये क्यों आया। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल है और हम क्या कर रहे हैं, इस पे लार्ज अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये लार्ज अमाउंट में हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ये फोर्स। तो अगर हम वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस तरीके के फंक्शन को हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन की ही हेल्प से सॉल्व करते हैं। मतलब वो जो कंडीशन बनती है उसको हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन की ही हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। देखिए जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल पे मान लीजिए अभी कुछ फोर्स नहीं लग रहा, कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन सडनली क्या हुआ, बहुत ज्यादा हमने फोर्स लगा दिया, कुछ इस तरीके से ग्राफ स्पाइक हो गया, इस तरीके से स्पाइक हो गया, और हमने बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगाया। तो फिर क्या हो गया, फिर फोर्स हमारा लगभग जीरो के बराबर हो गया। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन का। देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं किसी पार्टिकल पे, तो उस तरीके का जो फंक्शन बनता है उसको हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे बहुत ही इजीली। अब बात करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन का यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स में आप समझ सकते हैं यूज है इसका, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस का जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा यूज है। और कहाँ पे इसका यूज है, मैथमेटिकल फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं उसमें यूज है इसका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन को ये तो समझ गए कि क्यों आया। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो ये हमने जाना कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब फोर्स लगता है बहुत लार्ज अमाउंट में, तो इस तरीके से कर्व हमारा स्पाइक होता है सडनली, फिर इस तरीके से सीधा जीरो पे आ जाता है। तो अब यहां पे देखिए, द वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन, हम लोग वन डायमेंशन ले रहे हैं, डेल्टा एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है डिराक डेल्टा फंक्शन को डेल्टा एक्स से। कैन बी पिक्चर्ड एज, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अब, एज एन इन्फिनिटली हाई। देखिए हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये इन्फिनिटली हाई होता है, भाई बहुत हाई हो जाता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में बहुत हाई हो जाता है। और इन्फिनिटेसिमली नैरो, नैरो का मतलब होता है पतला, और इन्फिनिटेस मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर ये पतला होता है। लगभग ये समझ लीजिए आप एक लाइन की तरह ही होता है। यहाँ पे मैंने तो दिखाने के लिए दिखा दिया है। तो कुछ इस तरीके से कर्व जो होता है वो बहुत पतला होता है, ये याद रखिएगा, बहुत हाई होता है और बहुत पतला होता है। और अगर इस कर्व का अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये है डिराक डेल्टा फंक्शन की तीन कंडीशन। ये कैसा होना चाहिए इसका कर्व, इन्फिनिटली हाई, इन्फिनिटेसिमली नैरो स्पाइक, इसका स्पाइक बहुत पतला होना चाहिए, एरिया 1 आना चाहिए। कैसे एरिया 1 आता है अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये दो तो आप समझ चुके होंगे कि हाई होता है और पतला होता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्राफ तो हमारा कुछ इसी तरीके से बनेगा ना। जैसे समझिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई है, उसके यहाँ पे, उसके मान लीजिए यूट्यूब पे अभी मान लीजिए 0 सब्सक्राइबर हैं। कितने हैं, 0 सब्सक्राइबर। और वो सुबह उठा और उसने देखा कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और फिर एक ही दिन के लिए उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर रहेंगे। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे 0 0 0, फिर 1 मिलियन हो गया सडनली एक दिन के लिए, फिर क्या हो गया, फिर अगेन 0 हो गया। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन कुछ इसी तरीके से होता है। इस तरीके से इसका कर्व हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डेल्टा एक्स जो होता है वो 0 पे ही डिफाइंड होता है, यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटली हाई, इन्फिनिट होती है, ये हमें पता है। लेकिन अगर 0 के अलावा और कहीं पे भी डिफाइन करेंगे तो ये नहीं डिफाइंड होता है। तो याद रखिएगा, इट इज ओनली डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ही ये डिफाइंड होता है, जो कि कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो 1 आता है। तो कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लोग लिमिट ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये रेंज है इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को रखेंगे यानी कि डिराक डेल्टा फंक्शन, और इनटू डीएक्स करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे मिलता है 1 अभी मैं आपको बताऊंगा। इतना आप याद रखिएगा, यही दो कंडीशन है हमारी डिराक डेल्टा फंक्शन की। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये डिफाइंड होता है एट ओनली x इज इक्वल टू 0, ये डिफाइंड होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ही डिफाइंड है फंक्शन, बाकी और जगह क्या हो रहा है, फंक्शन वैनिश कर गया, 0 है बाकी और जगह। और इसका एरिया निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये दो इक्वेशन है हमारी डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे और समझिए, दीज टू एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट द डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स इज ए सिंगुलर फंक्शन, ये सिंगुलर फंक्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, विच वैनिसेस एवरीवेयर, जो कि हर जगह वैनिश कर जा रहा है, केवल 0 पे ही ये 0 पे ही इसकी वैल्यू हमें मिल रही है, वो भी इनफाइनाइट।
अब यहां तक तो हम समझ चुके हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की डिफिनेशन यही होती है। अब हम इसको और डीपली समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखिए, टेक्निकली अगर हम बात करें जो कि फंक्शन की डिफिनेशन होती है उस हिसाब से देखें तो डिराक डेल्टा फंक्शन, ये डेल्टा एक्स जो है वो फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है फाइनाइट नहीं होती है एट एक्स इक्वल टू जीरो। फाइनाइट ही नहीं होती, वैल्यू ही नहीं फाइनाइट होती है भाई। इनफाइनाइट वैल्यू तो है लेकिन इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। तो मैथमेटिकल लिटरेचर में हम लोग इस तरीके के फंक्शन को कहते हैं जनरलाइज फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फंक्शन नहीं है एक तरीके से। अगर हम प्योर मैथमेटिकल में देखें इसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरलाइज फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहां पे देखिए, इट इज इफ यू लाइक द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन सच एज रेक्टेंगल। अच्छा देखिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको और तरीके से डिफाइन करेंगे। ये तो हम यहां तक समझ चुके हैं, अब हम इसको और तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया इसका आपने 1 बता दिया तो वो कैसे आया है। तो यहां पे देखिए, हम लोग डिराक डेल्टा जो हमारा जो कर्व है उसको हम लोग एज अ रेक्टेंगल मान सकते हैं। मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि रेक्टेंगल की तरह ये बिहेव कर सकता है, ये हम मान रहे हैं। तो रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, तो देखिए उसकी हाइट को हम मानेंगे n। वेयर, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे ये फंक्शन है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ इसको डिफाइन करने के लिए, जिसका अगर आप डायमेंशन की बात करें तो इसकी हाइट होगी n और ये जो विड्थ होगा 1/n। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो आपका क्या होता है, एरिया, तो ये 1 के ही इक्वल आएगा। तो आपको पता चल गया एरिया 1 के इक्वल कैसे आता है, क्योंकि आप लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे हाइट लिखिए या लेंथ लिखिए, बात एक ही, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 ही साइड होती है। तो ये आपने समझ लिया कि हम इसको अगर रेक्टेंगल की तरह मान के चलें डिराक डेल्टा कर्व को, तो हमें एरिया 1 मिल जाता है। आप इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पे हमें ये समझ आ चुका है कि क्यों 1 होता है। तो क्लियर है ये बात कि एरिया क्यों 1 होता है। और एक्सपेरिमेंटली भी इसको वेरीफाई किया गया है। ये तो मैथमेटिकली हम कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई किया गया है कि एरिया 1 होता है। अब और समझते हैं इसके बारे में। द फंक्शन डेल्टा एक्स यानी डिराक डेल्टा फंक्शन नेवर अकर्स अलोन। ये अलोन कभी भी अकर नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन ही नहीं है टेक्निकली अगर देखें तो, बट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद सर्टेन फंक्शन एफएक्स। ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ये साथ में होता है किसी फंक्शन एफएक्स के। बिकॉज देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे हमने बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया, तो साथ में कुछ और भी एक फोर्स होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ एक्स हम मान ले रहे हैं। तो बिकॉज डेल्टा एक्स इज रियली नॉट ए फंक्शन एट ऑल, देन द प्रोडक्ट एफ एक्स डेल्टा इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे समझिए डेल्टा एक्स हमारा अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ में हमेशा एक ना एक फंक्शन रहेगा जिसको हम लोग एफ एक्स मान ले रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा एफ एक्स डेल्टा एक्स, वो क्या होगा, जीरो होगा हर जगह। हर जगह क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा भाई, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ पे एट एक्स इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए हर जगह हमारा फंक्शन क्या है, जीरो है। तो इसीलिए हर जगह हमारा एफ एक्स और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट भी जीरो होगा, केवल x इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन जो है इन्फिनिटी है, तो उस पे हमारा जीरो नहीं हो सकता है। तो ये आपको समझ में आया, ये अकेला नहीं होगा, ये फंक्शन के साथ में होगा एफ एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हर जगह जीरो होगा, केवल x इज इक्वल टू जीरो पे इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं एफ जीरो से। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्स जो है वो केवल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही डिफाइंड होगा, उसी पे ही वैल्यू आएगी भाई। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी पे ही तो वैल्यू आएगी। डेल्टा एक्स की मतलब डेल्टा एक्स जब उस पर डिफाइंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम लोग इसको एफ जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ जीरो लिखते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां पे देखिए, हेयर वी में रिप्लेस एफ एक्स बाय द वैल्यू इट एज्यूम्स एट द ओरिजिन। हम लोग एफ एक्स को एफ जीरो से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे ही इसकी वैल्यू को ओरिजिन पे ही वैल्यू इसकी डिफाइंड होगी। अब यहां तक तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल वाले को सॉल्व करते हैं भाई। अब जैसे कि कोई फंक्शन है तो उसका एरिया भी तो निकालना होगा। तो एरिया निकालेंगे इस फंक्शन का कैसे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ जीरो लिख सकते हैं बिल्कुल। और इंटीग्रल में हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डीएक्स होगा। अब यहाँ पे एफ जीरो तो एफ जीरो ही हो जाएगा, और ये जो होता है ये हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ जीरो ही आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक तरीके से, और यहाँ पे जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस तरीके से आपने लिखा है मान लीजिए, और यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं मान लीजिए इसको एफ एक्स, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं डेल्टा एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो ये डिफाइंड होगा
यहाँ पे आप इसको लिखिए f0 को, तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा f0 के। सिंपल सी बात है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ से मैंने प्रूफ किया है, यहाँ से हमने प्रूफ किया है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप देखें। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। इट इज नॉट नेसेसरी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस पे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लिमिट रन्स फ्रॉम -∞ टू +∞। ये नेसेसरी नहीं है। देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन में -∞ टू +∞ हम कर्व को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि -∞ टू ∞ में ही हमारा कर्व हो। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा कर्व किसी गिवन इंटरवल के बीच में हो तो हम उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे माइनस यहाँ पे हम लोग रहे हैं एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, उसमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या -4 टू +4 उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि कर्व उसी के अंदर होना चाहिए। जैसे -∞, जैसे माइनस यहाँ पे एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन है, इसके बीच में अगर कर्व है तो ठीक है, अगर इसके बीच में नहीं है, जैसे माइनस यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। तो आप किसी भी फाइनाइट लिमिट में भी डिफाइन कर सकते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को, बस क्या होना चाहिए कि उस लिमिट के अंदर होना चाहिए कर्व को। सिंपल सी बात है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए f(x) कोई हमारे पास बहुत बड़ा ऐसे स्पाइक आया इस तरीके से, और यहाँ पे -4 है और ये +4 है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा कर्व है वो लिमिट के अंदर है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। और चीजें इसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग x = 0 पे डिफाइन कर रहे थे, यानी कि ओरिजिन पे डिफाइन कर रहे थे। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस स्पाइक को आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ओरिजिन पे ना डिफाइन करके, 0 पे ना डिफाइन करके, किसी और पॉइंट पे डिफाइन करें। यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन, हम लोग इस फंक्शन को शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, तो हम लोग ए पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर ए पॉइंट पे हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं स्पाइक को फ्रॉम x = 0 टू सम अदर पॉइंट। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल x - a, यहाँ पे क्या था, डेल x था, डिराक डेल्टा फंक्शन देख सकते हैं डेल x था, और यहाँ पे जब आप a शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, x - a हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो डेल x - a, ये क्या होगा, कंडीशन वही रहेगी 0 ∞। 0 कब होगा, जब x जो है वो a के बराबर ना हो, यानी कि इधर वो हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा फंक्शन। और इन्फिनिटी कब होगा, जब a पे डिफाइन किया जाए। a पे डिफाइन किया जाएगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इन्फिनिटी होगा। विद इंटीग्रल मतलब एरिया भी तो निकालेंगे कर्व का। -∞ टू ∞, यहाँ पे क्या है था, डेल x था, हमने शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, डेल x - a dx = 1। सिंपल सी बात है। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पिछला टॉपिक, मतलब पिछला क्या अभी जो हमने पढ़ा। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 से आप लोग क्या लिखते थे, देखिए fx, यहाँ पे डेल x लिखते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं a, तो हम लोग क्या लिखेंगे, fx डेल x - a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा fa डेल x - a। क्या हो जाएगा, fa डेल x - a, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे आप डिफाइन कर रहे हैं वही पॉइंट यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे जो 0 पॉइंट पे डिफाइन था ना, fx किस पॉइंट पे डिफाइन था, समझिए बात को। fx हमारा जो था वो एट x = 0 पे डिफाइन था, तो यहाँ पे क्या आ गया, f0। समझिए बात को, fx जो था वो एट x = 0 पे डिफाइन था, तो यहाँ पे आ गया f0 डेल्टा x। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे fx किस पे डिफाइंड है, a पे, तो यहाँ पे fx डेल x - a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, fa आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ f0 आया, यहाँ fa आ जाएगा, डेल x - a। सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला भी आप समझ चुके हैं। अब इंटीग्रल देखते हैं इसका। तो इक्वेशन 3 तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा इस केस में, और इक्वेशन 4 जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल -∞ fx डेल्टा x - a dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा, fa आ जाएगा। क्या आ जाएगा, fa। यहाँ पे देखिए fx क्या हो गया, f0 हो गया, क्योंकि ये 0 पे डिफाइंड है। यहाँ पे fx क्या हो गया, fa हो गया, क्योंकि एट x = a पे डिफाइंड है फंक्शन। क्लियर है बात? इस तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इस थोड़ा स्पाइक को आप पतला बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये हम समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करते हैं थोड़ा सा, फिर और टेक्निकली हमें पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्पाइक निकालेंगे कि क्या हमारा स्पाइक जो है वो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन के बीच में आ रहा है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो हमारे लिमिट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, -4 से 2 तक हमारा लिमिट दिया हुआ है, फाइनाइट लिमिट दिया हुआ है, x + 3 dx इस तरीके से दिया हुआ है। ये इस तरीके के क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, जो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो है ये हमारे लिमिट पे बेस्ड है। कौन से लिमिट, जब हमारा लिमिट क्या होता है, फाइनाइट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनाइट लिमिट है, तो फाइनाइट लिमिट पे तो अभी देखते हैं, इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो है उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x = कितना आ गया, -3, यानी कि -3 पे इसका सेंटर होगा। इसका सेंटर कहाँ होगा, स्पाइक कहाँ होगा, -3 पे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो क्या हमारा ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, सही बनेगा? तो देखते हैं यहाँ पे -4 से 2,
तो यानी -3 यानी यहाँ पे लगभग हो गया, तो ठीक है, तो यानी कि हमारा फंक्शन ठीक है, यानी कि लिमिट के अंदर ही जो कर्व है, जो कर्व का स्पाइक है वो कहाँ रहा है, लिमिट के अंदर। तो आपको ये चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि जो हमारा स्पाइक है यानी कि पीक है वो लिमिट के अंदर है या नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, x - 2 = 0 करिए, x = 2 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे -2 -1 0 1 2, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है फंक्शन जो है x = 2 पे है, और यहाँ पे x = 2 है ही नहीं भाई, x = 2 आपका है ही नहीं, तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, x + 7/2 = 0 के इक्वल करेंगे, तो x = कितना आएगा, -7/2 यानी कि x = -3.5। तो यहाँ पे -3 से शुरू हो रहा है, तो -3.5 नहीं लाई करेगा, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग कुछ और, अब ये तो बेसिक्स थे, बहुत बेसिक था, ये क्वेश्चन इस तरीके के नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करने वाले वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से देख के, इन फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ा है, तो यहाँ पे हमें शो करना है x डेल्टा x = 0। तो x डेल्टा x = 0 शो करना है, तो ठीक है, फॉर्मूला हम लगाते हैं। मतलब दो देखिए, एक ये हमारा फंक्शन है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो -∞ to ∞ क्या होता है हमारा, fx डेल्टा x dx = क्या होगा भैया, यहाँ पे f0 होगा। कब, जब हमारा फंक्शन 0 पे डिफाइंड होगा। कब होगा, जब हमारा फंक्शन 0 पे डिफाइंड होगा, और यहाँ पे हम लोग 0 पे ही डिफाइन करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारा x यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, और माइनस, क्योंकि fx हमारा क्या है, इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x को लिखेंगे, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है x, और इसको हम लोग किस पे रखेंगे, एट x = 0। तो एट x = 0 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अब और क्वेश्चन, तो प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया है, तो ये इस तरीके से 0 आता है। तो यहाँ पे x डेल्टा x था, पुट कर दिया हमने, फंक्शन हमारा क्या है, x है, तो x को हमें किस पे निकालना है, एट x = 0। एक क्वेश्चन और करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -∞ to ∞ x डेल्टा x - 4 dx। ये क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस फॉर्मूले पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो fa क्या है आपका, fa जो है यहाँ पे आपका जो है वो है x, क्या है x, लेकिन किस पे डिफाइंड है, 4 पे, यानी कि 4 पे डिफाइंड है। तो x को यहाँ पे हम लोग एट 4 पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा x यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा 0 से 3 के बीच में है, और x³ डेल्टा x - 2 है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आएगा 0 to 3, यहाँ पे x³ डेल्टा x - 2 और dx = कितने के इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पे आपका fa डेल्टा x - a, ये इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो आपको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इससे, तो किसके इक्वल आएगा, आपका fa के इक्वल आएगा। तो fa जो है हमारा x³ हमें लेना है यहाँ पे, मतलब जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन को ही तो लेंगे हम fx को, और उसको हम डिफाइन करेंगे पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डिफाइन है। तो किस पॉइंट पे डिफाइन है, 2 पे। तो एट 2 पे डिफाइन है, तो यानी कि 2 का क्यूब = 8 आंसर। इस तरीके से आपको करना रहता है। आपको क्या करना है, पॉइंट को सेलेक्ट करना है, fx को रखना है, और वैल्यू आपको निकाल लेनी है। देखिए यहाँ पे पॉइंट को आपको इसको रखना है, और पॉइंट क्या है हमारा, 2 है, 2 पे ही तो कर्व बनेगा भाई, सेंटर जो होगा वो 2 पे ही तो होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे कि जैसे a शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया हमारा x - a, तो x - 2 लिखा हो तो इसका मतलब 2 पे बन रहा है। तो यहाँ पे x³ कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8 आंसर। क्लियर है भाई, fx को लेना है और हमें उस पॉइंट पे निकालना है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।